जी नमस्कार। तो आज हम लोगों की जो टॉपिक है वह है पर्वत, पहाड़ एवं पठार। सबसे पहले हम लोग पर्वत, पठार और पहाड़ देखते हैं किसे कहते हैं। पर्वत, पहाड़, पठार, ये तीन टॉपिक हम लोगों की है और इसी तीन टॉपिक की हमें जानकारी आज विशेष स्तर पर हम लोग लेंगे। देखिए है क्या, वह ऊंचा वृक्ष, मान लीजिए ये मैदानी इलाका है, ठीक है, और इससे कोई भी चीज अगर उठ रहा है, ठीक है, तो वह ऊंचा वृक्ष जो अपने आसपास के क्षेत्रों से या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ हो, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हो, यानी 1500 मीटर से उसकी ऊंचाई अधिक हो, हम उसे पर्वत कहते हैं। यानी पर्वत के लिए जरूरी है कि कम से कम आसपास के क्षेत्र के लिए, पर्वत के लिए जरूरी है, माउंटेन के लिए जरूरी है कि अपने आसपास के क्षेत्र से 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचा उठा हुआ हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। लेकिन इन्हीं पर्वत में हम लोग अनेक विभाजन करते हैं। किसी को पहाड़ कहते हैं, किसी को पठार कहते हैं, किसी को पहाड़ी कहते हैं, इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। अब रहा कि हम किसे पहाड़ी कहेंगे, किसे पहाड़ कहेंगे, किसे पठार कहेंगे, ये सबका भूगोलवेताओं ने मिलकर बैठकर और एक सर्वानुमति से विचार दिया है, जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार आता है। सामान्यतः जो हमारी पृथ्वी है, आपको शायद पता होगा कि संपूर्ण पृथ्वी के 71% पर क्या है, जल का विस्तार है। तो जब 71% पर जल है, तो जल ही अपना पूरा आकृतियों को धारण करता है। लेकिन जो आपका स्थल है, ये स्थल 29% पर है। अब इस स्थल खंड को यदि 100 मान लें, इसको यदि 100 मान लिया जाए, तो इसके 27% पर जो है आपका पर्वत है। यानी 27% जो लैंड एरिया है, स्थल खंड है, उसमें 27% पर पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब रहा कि पर्वत, पहाड़, पठार, पहाड़ी, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर महाद्वीपीय पठार, पर्वत पादीय पठार, ये सब अलग अलग नोमेनक्लेचर दिए जाते हैं और उसके पीछे भी कारण है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस पर्वत को ही कई नामों से बांटने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा ये पर्वत है, जो अपने आसपास के क्षेत्र से न्यूनतम 1500 मीटर ऊंचा हो, उसे हम पर्वत कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। और उस माउंटेन को भी हम कई नामों से कई भागों में बांटते हैं, क्योंकि उनकी आकृतियां, उनकी बनावट का स्वरूप, ये सब अलग अलग होता है। और इसलिए उसे हमारे भूगोलवेताओं ने कुल 4 भागों में विभाजित कर दिया है। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये है आपका मोरदार पर्वत। ध्यान रखेंगे, मोरदार पर्वत जो है आपका विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा भी होता है। और इस ढंग से यह बहुत अपने रूप को परिवर्तित भी कर दिया है।
अपने रूप को समयानुसार अवशिष्ट पर्वत में बदल भी दिया है। ठीक इसी ढंग से आपका ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, और इस तरीके से अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, रेलिक्ट माउंटेन्स। तो कुल 4 हुए आपका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 भागों में उत्पत्ति के आधार पर हमारे भूगोलवेताओं ने इस पर्वत को बांटा, या उसके बनावट के आधार पर। अब जो मोरदार पर्वत है वो कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, वोल्केनिक कैसे बनते हैं, अवशिष्ट कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको अभी के। देखिए है क्या, जो मोरदार पर्वत है ये प्लेट विवर्तनिकी संचरण से सबसे ज्यादा बनता है। जहां की प्लेटें अधिक मुलायम होती है अथवा प्लेटें डिसबैलेंस होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार का खिसकाव होता है। मान लीजिए कि ये प्लेटें, ठीक है, और ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इस ढंग से ये जब एक दूसरे से टकराती है, ये दबाव इधर की ओर डालता है और ये दबाव इधर डाले, या ये कांस्टेंट रहे, ये हिले डुले नहीं, तो वैसी स्थिति में इसमें वलन आ जाता है। यही वलन इनके रूप को ऐसे बदल देता है, और इस तरीके से इनके जो रूप बदल जाते हैं ये पूरी तरह फोल्डेड माउंटेन हो जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इसमें लोग अलग अलग कलर भर देते हैं अपना अपना, कि समझ में आए लोगों को कि कौन सा पार्ट किस तरीके से मुड़ा है, और आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ये पार्ट जो है मुड़कर गया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो यही पार्ट जो है आपका मुड़ रहा है। ठीक इसी ढंग से आपका ये वाला पार्ट सबसे ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। अब कुछ इसमें टूट जाता है आपके वर्षा के कारण या फिर धूप छांव के कारण रिएक्शन करके, और इनमें बहुत सारे चेंजिंग आ जाता है। तो इस तरीके से ये पर्वत जो है आपका मोरदार पर्वत कहलाता है, मोरदार पर्वत कहलाता है, जिसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे ऊंचे जितने भी पर्वत हैं, विश्व में सबसे ऊंचे जितने भी पर्वत है सभी फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण है। जैसे हिमालय, तो हिमालय फोल्डेड माउंटेन है। ठीक इसी ढंग से यूरोप का आल्प्स पर्वत, अमेरिका का रॉकी पर्वतमाला, और आपको एंडीज पर्वतमाला। तो विश्व का सबसे बड़ी दूर में विस्तृत यदि कोई पहाड़ी है तो दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है, जो ब्राजील में विस्तार सबसे ज्यादा किया है, लंबा फैला हुआ। और सबसे ऊंचा अगर पर्वत कोई है तो वो हिमालय है। और ये दोनों उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन के, दोनों उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन के, यानी कि मोरदार पर्वत के। इसी का दूसरा नाम वलित पर्वत भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है वलित पर्वत। तो विश्व में सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ मोरदार पर्वत है। सबसे बृहद अगर कोई पर्वत श्रृंखला है मोरदार पर्वत है। सबसे ऊंचा यदि कोई है मोरदार पर्वत। भारत में मोरदार पर्वत के एक उदाहरण है अरावली।
जो विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम फोल्डेड माउंटेन है। ध्यान रखिए, अभी अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर चुका है, लेकिन विश्व का सबसे यदि पुराना कोई मोरदार पर्वत है तो आपका अरावली आता है। विश्व का सबसे बड़ा मोरदार पर्वत है तो एंडीज पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है 850 मीटर। तो कहने का अर्थ है कि इतना विश्व में एक खास कैरेक्टर को धारण करता है मोरदार पर्वत। अब यदि मोरदार पर्वत को हम यहाँ हटाकर और फिर हम ज्वालामुखी पर्वत की चर्चा करें तो देखेंगे कि ज्वालामुखी के उद्गार से इन पर्वतों का निर्माण होता है। सामान्यतः जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में दबाव कम हो जाते हैं या प्लेटों के खिसकाव कहीं होने से कुछ समय के लिए दरारें पड़ जाती है, तो वैसी स्थिति में जब पृथ्वी के भूपर्पटी अर्थात उसका क्रस्ट आंतरिक दबाव को नहीं सह पाता और वहां के ज्वाला प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यहीं से चला और ये लगा ज्वालामुखी का उद्गार होने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो ये पूरे पर्वत का निर्माण होगा ये ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। और ध्यान रखेंगे एटना जो है आपका इटली में इसी प्रकार का है, ठीक इसी ढंग से जापान में भी कई है। क्राकातोआ जो ज्वालामुखी 1883 में निकला था, क्राकातोआ ये इंडोनेशिया में जो है एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, उससे क्राकातोआ पर्वत का निर्माण। तो इस तरीके से, लेकिन इनका एरिया काफी सीमित है। आपको ज्वालामुखी के बारे में भी बताएंगे कि टोटल विश्व में 486 जागृत ज्वालामुखी है। 486 वोल्केनो जो है आपके रेगुलर लावा को निकालते रहते हैं, एग्जिट करते रहते हैं, जिसमें से 403 ये आपका परिप्रशांतीय क्षेत्र में है, जिसको फायर ऑफ रिंग कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र में, यानी अमेरिका के अलास्का के पश्चिमी क्षेत्र में, इधर पूर्व में रूस के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में ये आपके 400 जागृत ज्वालामुखी है। और वहां पर अभी भी है जो जागृत होते रहते हैं, लेकिन जहां जागृत हो गया उन पर्वतों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये वोल्केनिक माउंटेन हुआ जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। यदि उसमें सिलिका की मात्रा अधिक रही तो वैसी स्थिति में वह देखने में बुरा नजर आएगा, वह चट्टान काफी ऊंचा होगा और उसमें जो है अम्लीयता की मात्रा ज्यादा होगी और विस्तार सीमित क्षेत्रों में होगा। यदि हम फिर इन पर्वतों को देखें तीसरा रूप, तो ये आता है आपका ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, वो है ये ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन जो होता है आपका, जिसको हम भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं, भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं, ये चट्टानों के खिसकाव से होता है। देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि ये चट्टानें हैं लंबी चौड़ी और इन चट्टानों में अकस्मात खिसकाव आ जाता है और ये ब्रेकेज होकर किसी कारणवश या तो ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है और यही आकृति फिर इसके नीचे बन जाए तो निश्चित ही क्या माना जाता है कि ये भ्रंशन हो गया है, यानी टूट-फूट हो गया है। यहां समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा में साफ साफ आना चाहिए। तो इस ढंग से
आपका ब्रह्मशोथ पर्वत का एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग इससे इस आकृतियों से हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे हमने इसको दूसरा हमने इसको डिजाइन किया, ये समझने के लिए है कि ये लेयर है अलग अलग सबका। ठीक इसी ढंग से आपका ये ब्लैंक ही छोड़ दिया जाए। अगर ये एकाएक इसमें टूट फूट हो जाए और ऐसी स्थिति में कोई अगर नीचे गिर जाता है तो फिर जो ये भ्रंशन हुए, किसी कारणवश प्लेटें खसक गई तो ऐसे ही जो है ये भ्रंश घाटी हो जाएगा और उसके सामने जो निर्मित होगा वो ब्रह्मशोथ पर्वत हो जाएगा। तो इस ढंग से इस प्रकार के पर्वत जो इससे उठा हुआ नजर आ रहा, अब देखिए कितना उठा नजर आ रहा, कितनी इसकी हाइट है। तो इस ढंग से ये पर्वत इसके सापेक्ष क्या होगा, भ्रंशन से निर्मित है, इसलिए इसे ब्रह्मशोथ पर्वत कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका का रेफ्ट माउंटेन। ये जो है आपका ब्रह्मशोथ पर्वत के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो ब्रह्मशोथ पर्वत का निर्माण ऐसे होता है, यानी प्लेटों का खिसक जाना या प्लेटों में अकस्मात अप एंड डाउन हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अवशिष्ट पर्वत। ध्यान रखेंगे अवशिष्ट पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो इन तीनों पर्वतों से निर्मित होता है। इनमें अवशिष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनकी आकृतियां चाहे वो रासायनिक परिवर्तन के कारण अथवा भौतिक परिवर्तन के कारण, बाह्य कारण से अथवा आंतरिक कारण से, जैसे भी है उसमें टूट फूट हो जाता है, अवशिष्ट का रूप धारण कर लेते हैं। उसे हम लोग रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं, रेलिक्ट माउंटेन्स कहते हैं, यानी कि हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि कोई भी पहाड़, अगर मान लीजिए ऐसे पहाड़ बना हुआ है पूरे ऊंचे ऊंचे करके और इसमें किसी कारणवश ये चोटियां टूट फूट हो जाए, छोटी सी चोटी बन के रह जाए और इसमें भी काफी बदलाव आ जाए, ये भी इधर से अलग टूट फूट हो जाए, ये अलग से खसक कर इधर आ जाए, तो इस ढंग से ये जो अवशिष्ट बचड़े रह जाते हैं, जैसे अरावली, ये आपका अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ये इसके पहले मोरदार पर्वत था, यानी विश्व के प्राचीनतम मोरदार पर्वतों में से एक था। और कनाडा में ऐसे बहुत से पर्वत है जो हिम के थपेरों के कारण मोरदार पर्वत तोड़कर और टूटकर और फिर रेलिक्ट माउंटेन का रूप धारण कर लिए हैं, अर्थात उनके रूप में बदलाव आ गया। अब यहाँ दूसरी टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं कि पठार किसे कहते हैं, और वो एग्जाम में आता है, इसका भी चार्ट आएगा, हम आपको जरूर नोट करा देंगे सारी चीजें जो प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। पहले हम कवर कर रहे हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ज्योग्राफी 0 है, उनके लिए थोड़ा सुनाकर हल्का फुल्का उनको मजबूत करने का प्रयास, ताकि वो पहले जो पढ़े होंगे उनको रिकॉल हो जाए। अब सबसे पहले पठार किसे कहते हैं हम लोग, जी प्लेट्यू यानी पठार। तो पठार जो है वह उच्चावच जिसका शीर्ष सपाट हो, जिसका शीर्ष सपाट हो। मतलब अगर मान लीजिए ये पहाड़ी है हमारा, तो ये कुछ दूर तक भी तो ये हो जाएगा हमारा पठार, यानी वह उच्चावच जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो। मान लीजिए ये आसपास का क्षेत्र है, इससे ऊंचा हो, लेकिन शीर्ष शिखर युक्त नहीं हो। शीर्ष जो है शिखर युक्त नहीं हो बल्कि सपाट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ये ई है, ठीक है, प्लेट्यू पठार है। तो इस तरीके से पठार का शीर्ष सपाट होता है। अब पठार जो है ये भी कई नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इनके भी कई रूप होते हैं।
अवस्थिति के आधार पर सामान्यतः पठारों को कई भागों में बांटते हैं। मेन यही टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और हमारे छात्रगण या कोई भी विद्यार्थी जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होता है वो छट जाता है। अब देखेंगे हम पठार के बारे में थोड़ा सा। पठार जो है आपका कई नामों से जाना जाता है। एक होता है आपका अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, दूसरा होता है आपको पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय पठार। तीसरा होता है आपको अंतःस्थलीय पठार, अंतःस्थलीय पठार। नेक्स्ट आता है आपका महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। नेक्स्ट आते हैं आपको कि अंतर महाद्वीपीय पठार, अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय पठार। तो इस तरीके से कई प्रकार के पठार होते हैं, इनको समझना इनके नाम से। अंतर पर्वतीय पठार मतलब है कि दो पर्वतों के बीच में, दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच में यदि किसी पठार की अवस्थिति हो या किसी पर्वतों के शिखर अकस्मात सपाट हो जाए या सपाट हो गए हो तो वह अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत हो गया, बहुत सारे पर्वत हो गए और ये अंदर एक पठार हो गया और फिर आपको ये पहाड़ हो गए। तो दो या दो से अधिक पर्वत शिखरों के बीच में पठार हो तो इसको हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ये पठार जो है आपका अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। ठीक इसी ढंग से पर्वत पादीय पठार, वह पठार जो किसी पर्वत शिखर के निचले भाग में, बेस एरिया में डेवलप हो, उसको पर्वत पादीय पठार कहते हैं। मान लीजिए ये पर्वत हो गया और वैसी स्थिति में यहीं पर यदि पठार डेवलप हो गया है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत पादीय पठार। ये दूसरा नंबर का पठार हो जाएगा, ये पर्वत पादीय पठार। अंतःस्थलीय पठार वह पठार जो केवल स्थल पर हो, ये तो सिंपल सी चीज है। तीसरा नंबर, उधर जगह नहीं, इधर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा कि मान लीजिए जलमंडल कहीं है तो उस जलमंडल में नहीं जाकर, जैसे मान लीजिए ये केरल हमारा है या फिर दक्षिण भारत है, तो इसमें जो भी दक्षिण का पठार वगैरह है ये आपका सब तीसरा उदाहरण हो जाएगा अंतःस्थलीय। महाद्वीपीय पठार अगर किसी एक देश से दूसरे देश तक उसका विस्तार हो, एक देश से दूसरे देश तक उसका विस्तार हो, उसे हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। एक देश से दूसरे देश तक विस्तार हो महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे पामीर का पठार, ये पामीर का पठार आपको थोड़ा सा पड़ता है रूस में, थोड़ा सा पड़ता है उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में और चाइना में। हालांकि तिब्बत में ये था पामीर का पठार, लेकिन आसपास के मिलने वाले सभी देशों में यानी एक से अधिक देशों में विस्तार हो गया तो इस ढंग से इसको महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। अंतर महाद्वीपीय पठार ध्यान रखेंगे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अगर इसका विस्तार है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक विस्तार है तो उसको अंतर महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो आज भर इतना ही, फिर आते हैं हम लोग कल नई टॉपिक लेकर और सारे पहाड़ों को, पर्वतों के उदाहरण को बताएंगे। प्रतियोगिता के कुछ क्वेश्चन भी क्या क्या आए हैं वो भी आपके सामने चर्चा होगा। तो आते हैं कल, फिर नमस्कार।